दोस्तों नमस्कार। एक हाथ देश को उलझा दीजिए और दूसरे हाथ देश को ही बेच डालिए। कोई मुहावरा नहीं है, सामान्य सी स्थिति है। हम भी उलझ गए थे, आप भी उलझ गए थे, यह देश भी उलझ गया था चुनाव को लेकर, चुनाव के परिणामों को लेकर। और जब वो खत्म हुआ तो सरकार किसकी कैसे किस रूप में बनेगी, किसे राज्यसभा में भेजा जाएगा, उसमें कौन सा उद्योगपति होगा, इसमें भी देश उलझ गया। और हाँ, आप भी उलझ गए। और इन सब के बाद एक फिल्म आई जिसने इस देश को उलझा दिया। तमाम बहस, तमाम मीडिया के भीतर जो भी चर्चाएं हुई इस फिल्म के इर्द गिर्द रेंगती रही। हम आप फिर उसमें उलझ गए, लेकिन इस उलझने की कालखंड के भीतर में इस देश को बेचने की तैयारी तीव्र गति से हो गई। नौकरशाही लग गई, अधिकारियों को निर्देश दिए जाने लगे। इस देश की इकोनॉमी डावाडोल है। फटाफट बताइए कौन कौन सी कंपनियां घाटे में है, जो सरकारी है उसमें से कितना शेयर बेच दिया जाए, कितनी कमाई होगी, पूरा डाटा हमारे सामने रखिए। और यह प्रक्रिया बीते 3 बरस से बड़ी तेजी से चल रही है। लेकिन जिस दौर में हम और आप उलझे, उस दौर में 29 कंपनियों के नाम और निकल कर आ गए। नौकरशाही ने कहा कुछ फायदे में भी है। कहा गया अगर कॉर्पोरेट उसे खरीदना चाहता है तो बेच डालो, उसके लिए पूरी की पूरी चार्ट पेपर को तैयार कर लो। कुछ घाटे में है, उसे तो बेच ही डालो। लेकिन सवाल इससे पहले का था कि 23 कंपनियां इससे पहले भी दीपम ने, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत दीपम आता है, दीपम का मतलब बहुत साफ होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, उसके मातहत जिन कंपनियों को इससे पहले फहरिस्त में जोड़ा गया वह कंपनियां बिक नहीं पाई, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल है। नया उपाय निकाला गया कि देश तो उलझा हुआ है, सिनेमा देख रहा है, चुनाव देख रहा है, हमें तो अपनी इकोनॉमी को साधना है, तो क्यों नहीं अब निजीकरण और डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन, इन तीनों को मिला दिया जाए और इसके साथ साथ एनसीएलटी को भी जोड़ा जाए, आईबीसी को भी जोड़ा जाए। एक पूरी प्रक्रिया में इस देश की इकोनॉमी को साधने के लिए एक हाथ देश को उलझाया, दूसरे हाथ देश को बेचा। क्या यह मुहावरा काम कर सकता है? कर सकता है क्या? ये आप सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि जो अधिकारी लगे हुए हैं जिन 29 कंपनियों को लेकर, और इससे पहले जो 23 कंपनियां भी फहरिस्त में थी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उस रूप में नहीं है जैसे आपके जहन में आएगा कि भारत पेट्रोलियम, उस हिसाब से नहीं है। ना ये एयर इंडिया है जिसकी एक स्ट्रेटजिकली मैनिपुलेटिंग जो की गई वह भी सबके सामने है। तो सबको वो आदर्श बताया जा रहा है कि चाहे 60,000 करोड़ का घाटा हो, लेकिन खेल 18,000 करोड़ में भी किया जा सकता है। बेच डालिए। हम नहीं चलाएंगे तो हमें पेमेंट नहीं देनी होगी। हम रोजगार के प्रति चिंतित है नहीं, तो हम फिर कहां से नौकरी के लिए किसी दिशा में काम करना शुरू करें? बेच डालिए सबको। और जो पीएसयू बेचने की तैयारी है, उसमें अगर आपके जहन में पिछले बरस आए तो उसमें जिसको एक लिहाज से लिक्विडेशन में लाया गया उसमें और खत्म किया गया, उसमें स्कूटर इंडिया भी था, भारत पंप भी था, कंप्रेशर लिमिटेड भी था। 2016 में जिस तरह एचएमटी की बियरिंग थी, 2015 में तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड थे, एचएमटी वॉच थी, एचएमटी चिनार वॉचेस थी। ये सारी फहरिस्त है। इस फहरिस्त पे मत जाइए, उससे पहले आइए कि जो दीपम की लिस्ट में जो आखिरी वक्त में कोरोना काल के खंड में सरकार लगातार सोच रही थी इसको बेचा जाए, बिक क्यों नहीं रहा है, उसमें लगभग 35,845 करोड़ की कमाई हुई थी, वह हुई नहीं। तब एक नया फार्मूला अधिकारियों को दिया गया, आपको कैसे बेचना है। वह 29 कंपनियों की फहरिस्त अलग है, लेकिन उन 23 कंपनियों के बारे में एक क्षण के लिए याद कर लीजिए। उसमें कौन कौन थे? उसमें टाटा टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड भी था जिससे 8,846 करोड़ रुपए की कमाई होनी है। उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है जिससे 4,924 करोड़ की कमाई होनी है। उसमें एनटीपीसी लिमिटेड का भी एक बड़ा शेयर है जिससे लगभग 1,065 करोड़ की कमाई होनी है। एनएमडीसी लिमिटेड भी है जिसमें 1,375 करोड़ की कमाई होनी है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको भी बेचना है और 1,541 करोड़ की कमाई होनी है। और कुल मिलाइएगा तो ये लगभग 32,845 करोड़ बनते हैं। 18 कंपनियां हैं, लेकिन दीपम का वो फार्मूला अभी भी इंप्लीमेंट हो नहीं पा रहा है। लेकिन बेचना है, आज नहीं कल फिर हम आपको उलझाएंगे, बेचेंगे। लेकिन इस दौर में जब हम आप उलझे रहे, उस दौर में इस देश के ऊपर में कर्ज बढ़ गया। इस देश के जो मुद्रा भंडार था, जो विदेशी पूंजी डॉलर का भंडार होता है, वह कम हो गया। कर्ज बढ़ गया, ये कम हो गया। इसी दौर में रोजगार के अवसर जो निकलने थे अलग अलग सरकारी संस्थानों के, उसमें अवसरों में बहुत तेजी से कमी आ गई।
इसी दौर में जो नियुक्तियां होनी थी रिक्त पदों को लेकर, वह नियुक्तियां रुक गई। इसी दौर में हम और आप उलझे रहे। अब जिन बेचने की तैयारी जिन 29 पीएसयूज पर है, जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है, उसमें 6 प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन उन 6 कंपनियों को भी कॉर्पोरेट चाहती है कि यह हमको मिल जाए और उसके लिए होड़ लगी हुई है। प्रॉफिट वाली कंपनी कोई भी लेना चाहता है। और दूसरी स्थिति यह आती है कि जब उसको घाटे में ले आया जाए, प्रॉफिट वाली कंपनी को घाटे में ले आया जाए और फिर बेचा जाए, तो फिर जनता सवाल नहीं पूछती है। जनता कहती है तो घाटे में था, इसको बेच दिया तो क्या दिक्कत हुआ। तो उस फहरिस्त में 11 कंपनियां इसी कालखंड में आई है। इससे पहले ये प्रॉफिट में थी, लेकिन अब घाटे में आ गई है। 5 नॉन ऑपरेशनल ऐसी कंपनियां हैं जिसको लेकर बहुत सारे सवाल पॉलिटिशियंस खड़ा करते थे, संसदीय कमेटी खड़ा करती थी, ब्यूरोक्रेसी करती थी। कहा गया इसको भी बेच डालिए, और 7 को तो शटडाउन की स्थिति में सरकार ले ही आई है। कुल मिलाकर इससे कितनी कमाई होगी नहीं होगी ये दूर की बात है, लेकिन इसमें पहला नंबर BHEL का है, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको लगभग कमाई जो थी, इसका जो पूरा का पूरा नेटवर्थ है, वो लगभग 7,000 करोड़ का है। सरकार कहती है 6,645 करोड़, वहां की यूनियनें कहती हैं जी नहीं, ये 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। लेकिन इसको भी बेचना है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, इसकी भी अधिकारी अब जांच शुरू कर चुके हैं। NEPA, इसकी भी जांच शुरू हो गई है। हिंदुस्तान सॉल्ट, इसकी भी जानकारी शुरू हो गई है। ब्यूरोक्रेसी बेचने की दिशा में बढ़ रही है। एंड्रू येलो एंड कंपनी लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड HECL, इसको भी बेचने की कार्रवाई शुरू हो रही है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी बेचने की कार्रवाई है। मैकॉन का नाम बहुत पहले से चला आ रहा था और कहा जा रहा था कि क्या स्ट्रेटेजिक ट्रांसफर जिस तरीके से एयर इंडिया का किया गया, क्या इन 29 कंपनियों को लेकर हम उस दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से 14 कंपनियों का लिक्विडेशन जो है, जो दिवालिया की दिशा में दिखाया जा चुका है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल होता है कि एक तरफ दीपम की फहरिस्त में 23 पीएसयू, उसके बाद ये 29 पीएसयू, इसके अलावे 6 बड़े जिसमें कॉन्कर भी है, HPCL भी है, ये तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उससे जुड़ी हुई लगभग 6 कंपनियां, यानी जोड़ना शुरू किएगा तो 50 से ज्यादा कंपनियों को सरकार बेचेगी। तब क्या यह देश चलेगा? और ये कंपनियों को खड़ा किया गया इस देश की ही पूंजी से, और उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। सरकार कहेगी ये घाटे में चल रहे थे। यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सरकार जिन परिस्थितियों में इन कंपनियों को घाटे में लेकर आती है, क्या वो भारत सरकार के कर्ज से जुड़ा हुआ खेल है क्या? जब RBI का डाटा और इस देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री के डाटा को खंगाला गया, हमारी टीम ने जब खंगाला, तो कुछ चीजें बहुत चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि हम आप तो उलझे रहते हैं चुनाव की बहस में, सिनेमा की बहस में। प्रधानमंत्री भी कह देते हैं ऐसे मौके पर कि सिनेमा ही देखिए, अच्छा लगेगा। OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ और फिल्में आ जाती हैं, हम लोग इसमें उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन उसके भीतर का सच ये है कि हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वह सितंबर 2021 यानी पिछले साल सितंबर के महीने तक $642 बिलियन था। मार्च में इलेक्शन के प्रोसेस जब हो रहा था, चल रहा था, वो $631 बिलियन हो गया। 11 मार्च जब रिजल्ट आया, वो घटकर $622 बिलियन हो गया है। और RBI कुछ इंडिकेट करता है तो उसके मुताबिक आज की तारीख में यह $620 मिलियन से नीचे आ चुका है। अगला सवाल यह है कि जो लोन है हमारे ऊपर, देश के ऊपर, जो सार्वजनिक, जो पब्लिक कर्ज है, डेब्ट जो है, वह लगभग 107 लाख करोड़ का है। उसमें आंतरिक जो है वही लगभग 100 करोड़ के लगभग हो चला है। अब आप कहेंगे ये आंतरिक कर्ज क्या होता है और बाहरी कर्ज क्या होता है? बाहरी कर्ज IMF से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, मित्र देशों से लेते हैं, जो कुछ एनआरआईज हैं उसको लेते हैं। उसको जो चुकाना होता है वो डॉलर में चुकाते हैं, पाउंड में चुकाते हैं, यूरो में चुकाते हैं। लेकिन जो आंतरिक, जो हम 100 लाख कर्ज बोले, ये हमारा आपका ही पैसा है, जो कर्ज के तौर पर सरकार कैसे बाजार से उठा लेती है और इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़नी शुरू होती है, बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं। RBI इस दिशा में जाती है कि हम चीजों को देख भर रहे हैं, हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट और कम नहीं हो या आपको कुछ लाभ हो जाए, वो कहती है। लेकिन सवाल है ये पैसा जाता कहां? अभी तक हम आप सिर्फ समझते रहे कि दरअसल कॉरपोरेट पैसा लेके उड़ जाता है और उनकी तादाद तो बड़ी जबरदस्त है, यकीनन है। लेकिन इस दौर में सरकार बैंक से पैसा ले रही है, बीमा कंपनियों से ले रही है, रिजर्व बैंक से ले रही है, कॉरपोरेट कंपनियों से ले रही है, और म्यूचुअल फंड का भी पैसा सरकार के पास आता है, जो अलग अलग मार्फतों से आता है।
यही आंतरिक कर्ज होता है जो सरकार पर है। आप कहेंगे कि हमारा पैसा सरकार ने ले लिया, सरकार उसको अलग जगहों पर लगाएगी, इसका हिस्सा भी लेकर आते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो दिवालियापन देश के भीतर की इकोनॉमी का है वो इतना डराने वाला है कि जो 5 ट्रिलियन का सपना देखा गया, उसके पाने के लिए जितनी पूंजी सरकार को लगानी है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उतनी पूंजी बीते 10 बरस में नहीं लगी। जब मनमोहन सिंह की सरकार और मोदी की सरकार 2008-9 से 2017 तक के कालखंड में भी उतनी पूंजी नहीं लगी जितनी पूंजी अब लगानी होगी अगर आपको 5 ट्रिलियन तक 2025 में पहुंचना है। तो इम्पॉसिबल सी चीज है। लेकिन सरकार इस दौर में जो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड लेकर आती है, जो ट्रेजरी बिल लेकर आती है, जो स्पेशल सिक्योरिटीज लेकर आती है, जो गोल्ड बॉन्ड लेकर आती है, जो स्मॉल सेविंग स्कीम लेकर आती है, जो कैश मैनेजमेंट लेकर आती है, यह सब कुछ सरकार की वो चकरगिन्नी की तरह है जिसमें हम और आप उलझे रहें और सोचते रहें कि इससे पैसा बनेगा। यह दरअसल सरकार उसी बाजार से कर्ज ले रही है जिसको लौटाएगी कैसे उसको नहीं पता है, क्योंकि साल दर साल, महीने दर महीने अगर सरकार का कर्ज बढ़ रहा है और सरकार की रईसी में कोई कमी आई नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार एक ऐसी इकोनॉमी पे सवार हो गई है जिसमें जनता के जरिए पैसे को निकालना भी है और जनता को कर्ज में डुबाना भी है, जनता को महंगाई में डुबाना भी है और अपनी रईसी को उस महंगाई में भी लगातार 5 सितारा जीवन को जीने की दिशा में भी बढ़ जाना है। जो विदेशी कर्ज है ये तकरीबन जीडीपी का 21% है। जो पिछले मार्च में बजट रखा गया उस समय की हम जानकारी दे रहे हैं, ये 570 अरब डॉलर जो बताया गया, जो बढ़कर लगभग अब 600 अरब डॉलर तक अगले बजट तक में पहुंच जाएगा जब बजट आपके सामने आएगा। इसका मतलब यह है कि हम जो सरकार जो भी कमा रही है उसका 19% वो उसी कर्ज को चुकाने में लगा देती है जो विदेशी कर्ज है। आंतरिक कर्ज तो चुकाती नहीं है, वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अब इस परिस्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो कहती हम पैसा लगा रहे हैं, हम तो उलझे रहे थे चुनाव में और सिनेमा में, हमें समझ ही नहीं आया। सरकार कहती है हम तो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं ना। तो जो गवर्नमेंट और सरकार की अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमारी टीम ने जानकारी निकाली कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है जो 2020 से 2025 तक के लिए बनाया गया, तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का, यानी 111 लाख करोड़ का, उसमें कितना पैसा लगाया गया। और पैसा 2020 में जो कहा गया था, तो हम तो आज 2022 में आपके साथ खड़े हैं, तो 2022 में जानकारी आई कि लगभग 1.1 ट्रिलियन डॉलर और इन्वेस्ट अभी करना है, यानी 0.4 ट्रिलियन डॉलर ही इससे पहले 2 साल में लगा है। तो लगाने की हवा और कर्ज लेकर और जनता को कर्ज में डुबोकर, इंटरेस्ट रेट कम करवाकर, बैंक, आरबीआई सबको अपने अनुकूल कर कॉरपोरेट कंपनियों पर भी दबाव बनाकर एक ऐसी परिस्थिति की इकोनॉमी खड़ी की गई जिसमें रोजगार कहां से होगा, जिसमें उत्पादन कहां से होगा, जिसमें वो बाजार कहां से होगा और बाजार में खरीदार कहां से होगा। ये सारे सवाल इस दौर में गायब हो गए क्योंकि हम लोग उलझे रहे चुनाव में। और अब जो इकोनॉमिस्ट अलग अलग जानकारी देते हैं कि लगभग भारत को 1.14 ट्रिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना होगा अगले 2 साल के भीतर में, तभी हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पा पाएंगे। तो 2008 से 2017 तक मनमोहन सिंह और मोदी के पहले 3-4 साल में 1.1 ट्रिलियन डॉलर ही इन्वेस्ट किया गया। तो 2 साल में कैसे संभव है? ये असंभव सी चीज है। लेकिन फिर भी हमें चूंकि उस इकोनॉमी का एक खाका खड़ा करना है तो ये खड़ा किया जा रहा है। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हम दरअसल एक ऐसी फ्रॉड इकोनॉमी के शिकार हो गए हैं जिस फ्रॉड इकोनॉमी के दायरे में बैंक भी खोखला हो जाता है और कंपनियां भी कुछ नहीं कर पाती और जांच कंपनी तो और कुछ नहीं कर पाती। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? हम इसमें एक टेस्ट केस आपको बतलाते हैं। जैसे HDIL कंपनी है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास आए, उसमें जानकारी मिली कि ये दरअसल रियल एस्टेट की कंपनी है जो हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। अगर आपको याद होगा तो इसी ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को लूटा, करोड़ों रुपए का घपला घोटाला किया, वो बैंक डूबने लगा, जनता को मुश्किल होने लगी। जो खातेदार थे लाइन में खड़े रहे, अपने पैसे को निकालने के लिए खड़े रहे। सरकार बोला हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं, अब 5,000 निकाल सकते हैं, 10,000 निकाल सकते हैं, लेकिन आज तक वो चीजें पटरी पर आई नहीं है जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को HDIL ने किया। और HDIL के नाम जो थे राकेश बधावन, भूले नहीं होंगे, उनके बेटे थे सारंग बधावन। कंपनी दिवालिया हो गई।
ये गई आईबीसी के पास और एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने पिछले सितंबर को एक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि दरअसल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी और रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है इसकी अब समय सीमा नहीं बढ़ाएंगे। उसने डिसीजन ले लिया। उसके बाद उस मामले को एक दूसरे ट्रिब्यूनल में ले जाया गया। उस ट्रिब्यूनल ने इसी 2 महीने पहले जनवरी में कहा, हम लोग तो चुनाव में उलझे हुए थे, जनवरी में कहा नहीं नहीं एनसीएलटी का फैसला गलत है, जो इसके खरीदार हैं वो सामने आए। खरीदार तो पहले भी सामने आ रहे थे, जिसमें शारदा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड था, जिसमें बी राइट रियल एस्टेट था, जिसमें अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग था, जिसमें टॉस्कोनो इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन एक झटके में इसी दौर में जब हम आप चुनाव में उलझे हुए थे, अडानीज इसमें आ गए और अडानीज प्रॉपर्टी ने कहा हम भी खरीदेंगे। जैसे ही उसने कहा हमने खरीदेंगे, कमाल हो गया। शेयर मार्केट में उसके शेयर बढ़ने लगे और 1 महीने के भीतर में 55% शेयर बढ़ गए। जो 4 रुपए 15 पैसे का शेयर था वो 7 रुपए 15 पैसे तक पहुंच गया। शेयर में जबरदस्त इजाफा होने लगा। यानी जैसे ही अडानी का नाम आया और वो सरकार के साथ खड़े हैं, शेयर मार्केट बढ़ने लगा और इसका मार्केट कैप बढ़ते बढ़ते 335 करोड़ तक हो गया एक झटके में, क्योंकि 55% शेयर बच गया। तो शेयर मार्केट को कैसे चलाना है, एनसीएलटी का कैसे उपयोग करना है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करती है उनके साथ कैसे इकोनॉमी का खेल करना है। क्योंकि आज की तारीख में जो लिस्ट निकल कर आई उसमें बड़ी तादाद में जो आईबीसी के हिस्से में कंपनियों की तादाद है, इनकी संख्या जो है, जो आईबीसी का मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, 4708 मामलों में से तकरीबन 1640 मामले इसी तरीके से फंसे हुए हैं जैसे एचडीआईएल का मामला फंसा हुआ था। यानी सत्ता के नजदीक का कोई कॉरपोरेट उसको खरीदने की दिशा में जैसे ही बढ़ेगा, चीजें अनुकूल होने लगती हैं और सत्ता के अनुकूल जो कॉरपोरेट होता है उसको जो लाभ होता है वह बड़ी तादाद में लाभ सरकार और पॉलिटिकल पार्टी को दे देता है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में जब हमने निकालना शुरू किया कि जो लगभग 4708 केसेस जो आईबीसी के सामने और एनसीएलटी के सामने पहुंचे और उसमें से जितने मामले को जो लगभग 2000 से ज्यादा कंपनियों का दिवालिया घोषित करके लिक्विडेशन की तैयारी भी कर ली गई, ऐसी प्राइवेट कंपनियों में भी जो रोजगार के अवसर थे उनकी संख्या भी तकरीबन 72,000 से ज्यादा थी, वह भी गायब हो गया। इसी तरीके से भारत के भीतर में जो भी कंपनियां बैंकक्रप्ट खुद को दिखाती हैं उसमें लाभ जो है चंद हाथों में पहुंचता है और ऐसी कंपनियों के जरिए निकलने वाला रोजगार खत्म हो जाता है। और यह स्थिति पीएसयू में भी आई और यह स्थिति बैंकिंग सेक्टर में भी आई, यह स्थिति बीमा कंपनी में भी आ रही है। और एलआईसी की फाइल जो हम बार बार कह रहे हैं इतनी करप्ट हो गई है क्योंकि एलआईसी जिन शेयर्स को खरीदती है वो सरकार के जो सबसे करीब के लोग होते हैं उन कंपनियों के शेयर खरीद लेती है, जिससे वो बाद में पैसा लेके फरार हो जाए, भाग जाए। ऐसी भी एक अलग फेरिस्त है। यानी एलआईसी में जनता का पैसा लगे, एलआईसी तमाम जगहों पर शेयर्स खरीदना शुरू करे और जो पॉलिटिकल तरीके से प्रभावी लोग हैं या फिर राजनीति के साथ खड़े होकर जो देश को चुना लगाने में अपनी की महारत और हुनरमंद हासिल है, उनके लिए सब चीज खुला हुआ है। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक दूसरी परिस्थिति भी आती है। इस देश के भीतर में जो हुनरमंद हाथ हैं उनके लिए कोई काम नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं अगर सिर्फ हस्तशिल्प का नाम लिया जाए, हस्तशिल्प से जुड़े हुए लगभग 15 करोड़ में से 7 करोड़ लोगों की नौकरियां इस दौर में खत्म हो गई। वो अपना हुनर कहां दिखाएं? 4 करोड़ उसमें से ऐसे हैं जिनकी आय जो थी वह लगभग आधी से कम हो गई और 1 करोड़ ऐसे हैं जो किसी भी पैसे पर काम करने को तैयार हैं। वो मनरेगा से कम पैसा भी दे दीजिए तो हुनरमंद गायब होते चले गए। पैसा लूटने के नए हुनरमंद इस दौर में खड़े हो गए क्योंकि हम और आप चुनाव में उलझे रहे, हम और आप सिनेमा में उलझे रहे। और जो आखिरी बात निकल कर आती है इसमें सबसे बड़ी बात कि जो सिनेमा में हम उलझे और जो इलेक्शन में हम उलझे, उसका डाटा जब हमारी टीम ने कलेक्ट किया तो ये हैरानी वाला डाटा इसलिए है क्योंकि जो 5 राज्यों के चुनाव हुए इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज, जाहिर है 4 जगहों पर बीजेपी जीती, इसको लेकर जो खर्चों के अलग अलग अनुमान निकाले जा रहे हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लगभग कोई कहता है 5,000 करोड़, कोई कहता है 10,000 करोड़, जो एनालिसिस निकल कर आ रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है,
महत्वपूर्ण यह है कि जो 5 राज्यों के इलेक्शन में चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ है, जो तकरीबन 15 से 20 हजार करोड़ रुपया जो खर्च किया गया, उसकी एवज में इससे पहले के चुनाव के वक्त में जो पैसे की उगाही होती थी वो लगे हुए पैसे की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा होती।